तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ईयूआरओ की जो अपनी जो नगर पालिका एक्ट की सीरीज हम पढ़ रहे थे, उस सीरीज के अंदर हम जो है वो आज अपनी इस क्लास में जो नगर पालिका एक्ट है उसकी धारा 41 से लेकर 50 तक को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपका जो पहला चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। पहला चैप्टर जो है अपना 3 से लेकर 50 तक था और 1 से 1 और 2 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं थी, जिसमें प्रारंभिकी और परिभाषाएं थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जो है वो 40 तक इसको रीड कर लिया। इसके बाद में हम जो है वो 50 तक के जो नोट्स हैं वो आपको इस क्लास के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि क्लास शुरू करने से पहले कि आप अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, जहां आपको नोट्स जो है हम उपलब्ध करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले धारा 41। देखिए, धारा 41 आपको क्या कहती है? धारा 41 कहती है कि धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की नियोक्ता है। 39 धारा 39 जब हमने पढ़ी थी तो बहुत बड़ी धारा थी, उसमें तो वो हटाए जाएंगे, उनके बारे में हमने प्रावधान पढ़ा था। तो यह 41 में है कि 39 के तहत वो किस तरह से अयोग्य हो जाएंगे, ये सारी चीज इसमें दी हुई है। तो लिखा है कि प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलिखित किए 6 वर्ष तक पुनः निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होंगे। भाई जो धारा 39 के तहत जो अयोग्य होगा, धारा 39 जो आपकी थी वो नियोग्यताएं, ठीक है, और ये नियोग्यताएं किसके लिए थी? मेंबर्स के लिए थी। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो मेंबर धारा 39 के तहत नियोगी हो जाएगा, तो जिस दिन उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष आरोपित किए जाएंगे, उस दिन से लेकर 6 साल की अवधि तक जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो नहीं लड़ पाएगा। तो कितने साल की अवधि, ये मोस्ट है, ये आपको ध्यान रखनी। किसमें है? धारा 41 में है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं धारा 42। आपको 42 कहता है कि नगर रहने पर निर्बंध, यानी कोई नगर पालिका का सदस्य है, कोई आदमी नगर पालिका का सदस्य है, जैसे अपन यहाँ इसको देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सदस्य है इसका नगर पालिका का, या नगर पालिका में तीनों संस्थाएं हैं, हमने पहले भी इसकी बात कर ली है। ठीक है, तो नगर पालिका का सदस्य है तो वो संसद, विधानमंडल या पंचायत, संसद, विधानमंडल या पंचायत, इसमें से किसी का भी वो सदस्य नहीं बन सकता। आप ये देखिए कि अगर किसी कोई व्यक्ति सदस्य बनता है, अगर इनमें से किसी एक का वो सदस्य रहता है, इन पहले नगर पालिका का सदस्य है और उसके बाद में यहाँ निर्वाचित हो जाता है, तो उसको 14 दिन, कितने दिवस के अंदर, 14 दिन के अंदर जो है वो नोटिस के द्वारा, लिखित नोटिस के द्वारा उसको क्या करना पड़ेगा? लिखित नोटिस के द्वारा उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। अगर ये नहीं त्यागता है, संसद, विधानमंडल या पंचायत का पद नहीं त्यागता है, तो यहाँ वाला वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, यहाँ वाला पद उसका समाप्त हो जाएगा। कितने दिन? यहाँ मैंने ये ध्यान रखने वाली चीज है कि आपकी जो धारा 42 है, 41 में तो क्या पढ़ा आपने? नियोग्यताएं, कि 39 के तहत जो नियोग्यताएं होगी वो कितने समय तक होगी? तो उसमें हमने पढ़ा 6 साल तक हो जाएंगी। लेकिन 42 कहती है कि कोई भी सदस्य जो नगर पालिका का सदस्य है, कोई भी आदमी जो नगर पालिका का सदस्य है, वो राज्य विधानमंडल, संसद या ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। अगर वो बन जाता है तो 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर उसको लिखित में नोटिस लेके और अपना पद त्यागना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से अगर वो त्याग नहीं करता है तो उसकी नगर पालिका की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। कितने दिन के बाद में? 14 दिन के बाद में। तो ये चीज आपको क्या रखनी है? विशेष तौर से ध्यान और काम का है इसका प्रावधान धारा 42 में। ठीक है, ध्यान लिखा है, देखो, निर्वाचन या नाम निर्देशन, चाहे नॉमिनेटेड है
चाहे इलेक्टेड है, ठीक है, चाहे वो निर्वाचित सदस्य है चाहे नाम निर्देशित, दोनों के लिए लागू होगा। 14 नया सदस्य नहीं रहेगा। अगर 14 दिन के अंदर उसने अपने को लिखित में त्याग पत्र नहीं दिया है तो फिर वो सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, पहले अगर नगर पालिका में है तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले नगर पालिका में और बाद से इनका सदस्य बन जाता है तो उसको 14 दिन में त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर धारा 42 आपको यही कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता, वो धारण नहीं कर पाएगा। वो नगर पालिका का सदस्य है तो नगर पालिका ही का रहेगा, अगर वो दूसरे किसी संस्था का है तो दूसरी संस्था का रहेगा। अगर उसको नगर पालिका का सदस्य रहना है तो उसे क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। और कितने दिन में देना पड़ेगा, तो याद रखने वाली चीज है 14 दिन में देना पड़ेगा। धारा 42 आपकी यही कहती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो धारा 43, धारा 43 क्या कहती है, 43 आपको कहती है कि प्रत्येक नगर पालिका का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। 43 में 2 चीजें हैं कि प्रत्येक नगर पालिका का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। हमने पहले बात करी कि नगर पालिका जो शब्द हम यूज कर रहे हैं बार बार, हम जिस शब्द का यूज कर रहे हैं किसका, नगर पालिका। इस नगर पालिका शब्द का मतलब क्या है, इस नगर पालिका शब्द का मतलब 3 संस्थाओं से है। इस नगर पालिका शब्द का मतलब कितनी संस्थाओं से है, 3 से है। पहली संस्था कौन सी, तो पहली नगर निगम। एक्ट में जो बार बार नगर पालिका शब्द आ रहा है वो इन तीनों के लिए आ रहा है। पहली कौन सी, नगर निगम। सेकंड जो है वो कौन सी, नगर परिषद, नगर परिषद। और थर्ड जिसकी हम बात करते हैं बार बार वो कौन सी है, नगर पालिका। और इसके लिए साथ में शब्द यूज हो जाएगा बोर्ड, जो सबसे छोटी संस्था होगी जहां आप ईओ बढ़ोगे। ठीक है, तो नगर पालिका बोर्ड, तीनों के लिए नगर पालिका शब्द यूज करते हैं। तो यहाँ धारा 43 कहती है कि इनका एक तो अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा और तीनों का अलग अलग नाम होगा। तो उस अलग अलग नाम को आपको याद रखना है कि तीनों का अलग अलग नाम क्या होगा। तो तीनों का अलग अलग नाम जो है वो होगा आपका, तो हो जाएगा आपका महापौर। नगर निगम में जो अध्यक्ष होगा उसको क्या कहेंगे, महापौर कहेंगे। नगर क्या कहेंगे, सभापति महोदय। नगर परिषद में कौन होगा, सभापति। और यहाँ नगर पालिका बोर्ड में होगा उसको कहेंगे क्या, अध्यक्ष। बस आपकी ये जो धारा आपने ऊपर पढ़ी 43 जो है वो यही कहती है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक ही अध्यक्ष होगा, नगर निगम में नगर परिषद में होगा उसको सभापति कहेंगे और नगर पालिका बोर्ड में होगा उसको अध्यक्ष कहेंगे। और ये नाम कहाँ पे दिए हुए हैं, प्रश्न इस तरह से पूछेगा। ये तो आपको भी पता है नगर पालिका में क्या कहते हैं, लेकिन आपको कैसे पूछेगा, आपको ऐसे पूछेगा कि ये नाम किस धारा में दिए गए हैं। तो 43 का नंबर 1 क्लॉज है वो आपको कहता है कि नगर परिषद जो है उसमें सभापति, नगर पालिका में अध्यक्ष और नगर निगम में महापौर होगा। ठीक है, सेम ये कि ये चीज रिपीट हो जाएगी 43(2) में। 43(2) में जब आओगे ना तो 43(2) में यही चीज रिपीट हो जाएगी। आगे एक शब्द लग जाएगा उप, क्या लग जाएगा, उप। ठीक है, उसके आगे एक शब्द लग जाएगा उप, यानी नगर पालिका में तो क्या होगा, उप शब्द लगा दोगे, अध्यक्ष क्या हो जाएगा, उप महापौर, उप सभापति और उपाध्यक्ष। तो हो गए 43(1) और 43(2) रेडी। अब देखो आगे क्या आ रहा है, 43(3) क्या कहती है कि अध्यक्ष के पदों हेतु आरक्षण में जो है उसका ध्यान रखा जाएगा। तो SC ST और OBC वगैरह जो है जो भी है सबको जो है वो फिक्स आरक्षण दिया जाएगा। अब आरक्षण में हमने बात करी थी, तो आरक्षण का एक ही फॉर्मूला है और वह जनसंख्या। 2 चीजें हमने पढ़ी थी कि आरक्षण है तो जनसंख्या के अनुपात, ठीक है। तो 42(3) कहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो पद होंगे ना, अध्यक्ष के जो पद होंगे सॉरी, उन पदों पर
आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। SC, ST, OBC, महिला, ये जो सारे आरक्षण है उनके प्रावधान इस पे लागू होंगे। 43(3) में इस बात की है। 43(4) क्या कह रही है कि अध्यक्ष पदों हेतु आरक्षण में निम्न बातों का ध्यान रखा जाएगा कि जब आप अध्यक्ष के पद का आरक्षण का निर्धारण करोगे, आप ध्यान रखोगे, वो इसमें बताई गई है। क्या है भाई? SC, ST का आरक्षण उन क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या राज्य में तुलनात्मक रूप में अधिक हो। देखो, आप देखते हो ना कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो SC, ST के लिए क्या किए जाते हैं, SC, ST के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। वहां पर उस SC, ST हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उन क्षेत्रों में जहां की जनसंख्या जो है वो तुलनात्मक रूप से इस वर्ग की ज्यादा है, उनके लिए आरक्षित किए जा सकेंगे। ठीक है, तो पहली चीज 43(4) में ये ध्यान रखी जाएगी। ठीक है, आगे देखो, महिला आरक्षण का जो फैलाव होगा कहाँ पे होगा? संपूर्ण राज्य में। SC, ST का आरक्षण जो है अगर उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो होगा। ठीक है, महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण का जो फैलाव होगा वो कहाँ पे होगा भाई? तो महिला आरक्षण का फैलाव पूरे राजस्थान में होगा, पूरे राज्य में होगा। या नहीं कि एक नगर पालिका में तो है, एक में नहीं है, नहीं, सभी नगर पालिकाओं में होगा और वो समान होगा। ठीक है, पांचवा है आरक्षण की काल अवधि। देखो, आरक्षण की काल अवधि आपको कभी भी पूछता है तो अनुच्छेद 334 याद रखो। अनुच्छेद 334 में आरक्षण का प्रावधान है। तो आरक्षण की काल अवधि क्या है कि अनुच्छेद 334, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में जो अवधि है वही आरक्षण की काल अवधि होगी, वही आरक्षण का समय होगा। ठीक है, फिर अगला है धारा 6। अब देखो, 43(1) पढ़ ली। 1 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, 2 में क्या था? 2 में आपके पास सीधी सी बात थी, उपाध्यक्ष था। 3 में था भाई आरक्षण दिया जाएगा SC, ST को। 4 में था किस किस चीज का ध्यान रखा जाएगा? 5 में आपके ये लिखा गया था कि उसकी काल अवधि क्या होगी, और 6 में आपके क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहता है। ये मोस्ट चीज है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उनमें से कोई भी व्यक्ति 1 महीने तक, कितने समय तक? 1 मास तक अगर बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है तो कर्तव्य पालन में असमर्थ हो जाए। दो सिचुएशन दी गई है यहाँ पे, या तो वो क्या लेता है, नहीं लेता है, छुट्टी नहीं लेता है, छुट्टी नहीं ली उसने, या फिर उसने क्या किया, कर्तव्य पालन में असमर्थ, कर्तव्य पालन में असमर्थ हो गया। ये 2 सिचुएशन हो जाएंगी तो फिर उसको क्या कर देंगे भाई, उसको हटा देंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने तक लगातार, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों में से 1 महीने तक लगातार अगर वो छुट्टी के बिना एब्सेंट रहता है तो उसको हटा दिया जाएगा, तो उसको हटा दिया जाएगा। धारा 7 कहती है कि 6 के अधीन, जो अभी ऊपर हमने बात करी, 6 के अधीन जो है वो कहता है कि नहीं मुझे तो छुट्टी ले लूंगा भाई, मैं तो छुट्टी हटूंगा क्यों, किसी को काम है तो वो छुट्टी ले सकता है। तो वो छुट्टी लेगा तो अधिकतम तो कितनी छुट्टी लेगा, ये इसमें 7 में दे रखा है। 7 में दे रखा है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की छुट्टी ले सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितने समय की छुट्टी ले सकता है? 6 माह की छुट्टी ले सकता है। ठीक है, 8वां कह रहा है कि उपाध्यक्ष पद रिक्त या अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जब पद रिक्त हो जाएगा तो उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और सदस्यों के निर्वाचन से भरा जाएगा। कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के रूप में काम कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उपाध्यक्ष का भी पद खाली है तो फिर ये जो सदस्य है आपके, इन सदस्यों के अंदर से जो है वो अध्यक्ष का पद भरा जाएगा। इनमें से किसी एक को निर्वाचित करके और पद भरा जाएगा। ठीक है, 9वां है अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अध्यक्ष का जो पद है वो क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा, भाई खाली हो जाएगा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब अविश्वास प्रस्ताव कैसे होता है कि नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो सदस्य में कितने, 2/3 सदस्य क्या करेंगे, लिखित में अवगत कराएंगे, लिखित में जो है वो देंगे किसको, जिला कलेक्टर महोदय को, लिखित में कलेक्टर महोदय को देंगे। तो कलेक्टर महोदय जो है वो क्या करेंगे भाई, इसमें
कलेक्टर महोदय एक बैठक बुलाएंगे, किसकी? नगर पालिका की। नगर पालिका की एक बैठक बुलाएंगे, कितने दिन में बुलाएंगे? 30 दिन में। और इस बैठक में अगर 2/3 बहुमत से जो है वो ये प्रस्ताव पारित हो जाता है अध्यक्ष को हटाने का, तो अध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा। ये बस सीधी सी बात। तो अगर इसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो नौवां हो गया अविश्वास प्रस्ताव। कभी 2/3 सदस्य जाएंगे, किसको देंगे? कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर कितने दिन में मीटिंग? 30 दिन में मीटिंग बुलाएगा। और 30 दिन में मीटिंग के बाद में अगर 2/3 है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि अध्यक्ष ने अपना पद खाली कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आ गई त्याग पत्र की। तो इधर रह गया ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पदावधि नगर पालिका की पदावधि के अनुरूप होगी। भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कब तक काम करेंगे? कोई बीच में कोई विघ्न नहीं पड़ता है तो कब तक काम करेंगे? तो उनका जो समय होगा वो कितना होगा? की अवधि होगी उतना ही उनका समय होगा, अगर बीच में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो, ठीक है। उसके बाद में त्याग पत्र की बात आई कि उपाध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। और अध्यक्ष किसको देगा? और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को देंगे। किसको देंगे? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को देंगे। 2011 तक जो है ना ये किसको देते थे? कलेक्टर को देते थे। 2011 तक इसमें कलेक्टर का प्रावधान था, अब इन्होंने कर दिया राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। तो ये कलेक्टर को भी दे सकते हैं, या हो सकता है राज्य सरकार कलेक्टर को ही करे या एसडीओ को करे या किसी को भी, तहसीलदार को कर सकती है, किसी को भी कर सकती है। तो जिसको राज्य सरकार जो है तो वो करेगी प्राधिकृत, उसको जो है तो वो अध्यक्ष अपना क्या देगा? त्याग पत्र देगा। बाकी उपाध्यक्ष जो है वो किसको दे देगा? अध्यक्ष को दे देगा। सदस्य किसको देंगे? तो सदस्य भी जो है वो किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। समय सीमा है 30 दिवस। अब देखो स्वीकारने की बात करें अपन, तो स्वीकारने की बात करें तो 30 दिन में जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है तो 30 दिन बाद में अपने आप में लागू हो जाएगा। एक बार छोट में देखिए त्याग पत्र। त्याग पत्र की हम बात करते हैं कि भाई उपाधि अध्यक्ष को देगा, ठीक है। और सदस्य किसको देंगे? ठीक है, हमने इस चीज को पहले पढ़ा है इसको, ठीक है। इसको पहले क्या पढ़ा था? ये जो सदस्य होंगे, ये सदस्य जो अपना त्याग पत्र देंगे, ये किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। लेकिन अध्यक्ष को कैसे देंगे? तो यहां हमने लिखा था कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा एक अनुप्रमाणित अपना त्याग पत्र देंगे। किसको? अध्यक्ष को। अब अध्यक्ष क्या करेगा? या तो इसको क्या कर देगा? स्वीकार कर देगा। और अगर स्वीकार नहीं करता है तो 15 दिन के अंदर वो प्रभावी हो जाएगा। भाई 15 दिन अधिकतम होगा। या तो अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तो पहले हो जाएगा, और अध्यक्ष स्वीकार नहीं करता है तो कितने दिन में हो जाएगा? तो भाई ये जो है वो आपके 15 दिन के अंदर जो है तो वो अधिकतम हो जाएगा। ये किसकी बात थी? ये सदस्यों की बात। अब बात आ गई किसकी? उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष के लिए भी यही चीज लागू होगी। अब हम बात करें अध्यक्ष की। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो अध्यक्ष के लिए मैंने आपको बताया कि 2011 तक तो जो है एक ही बात लिखी थी कि जिला कलेक्टर को देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये कर दिया गया 2011 के बाद में ये कर दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, राज्य सरकार द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी को देना है। भाई सीधी सी बात है, राज्य सरकार जिस अधिकारी को प्राधिकृत करेगी उसको त्याग पत्र देगा। और ये स्वीकार कब होगा? तो या तो ये अधिकारी जो है ना, या तो ये अधिकारी जो है वो तुरंत स्वीकार कर ले, जबकि 1, 2, 10, 5 दिन जब भी, या फिर अगर स्वीकार नहीं करता है तो 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर भाई? 30, वो अपने आप ऑटोमेटिक स्वीकृत समझा जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग अपने को नहीं होना है, अपने को ये ध्यान रखना है अध्यक्ष है उसके लिए 30 दिन का समय है, और इसके लिए कितने दिन का समय है? इसके लिए आपके 15 दिन का समय है। कितने दिन का समय है? 15 दिन का समय है। एक अपन ने इसमें क्या पढ़ा था? अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था धारा 23 में, 43 में, सॉरी, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा था। अविश्वास प्रस्ताव में हमने क्या बात करी कि भाई अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएगा। किसके विरुद्ध आएगा? अध्यक्ष के विरुद्ध। ठीक है, तो जब अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो क्या होगा कि जो नगर पालिका है, जो नगर पालिका है उसके 2/3 सदस्य, उसके 2/3 सदस्य क्या करेंगे? एक लिखित नोटिस देंगे। लिखित में देंगे किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला कलेक्टर को जो है वो डीएम को लिखित में देंगे कि भाई हमें ये आदमी है तो इसमें हम अविश्वास प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये जब लिखित में देंगे उसको, तो लिखित में देने के बाद में क्या होगा आपके, ये जो है वो मीटिंग बुलाएगा। ये क्या करेगा? आपकी बैठक बुलाएगा। ठीक है, ये बुलाएगा बैठक, और उस बैठक में अगर पारित हो जाता है तो फिर मान लीजिए अध्यक्ष का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये तो क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और किसके खिलाफ? अपने अध्यक्ष के खिलाफ। तो ये अपनी होगी धारा 13, सॉरी 43 में थी। 43 का 13 नंबर क्या कहते हैं? बहुत बड़ी धारा है। 43 का 13 नंबर क्या है कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर चुनाव कितने समय में कराए जाएंगे? तो 6 माह में चुनाव कराए जाएंगे। सबसे मेन चीज, जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा तो चुनाव 6 महीने में कराए जाएंगे। और जो नया अध्यक्ष बनेगा वो कितने समय के लिए बनेगा? तो नया अध्यक्ष शेष अवधि के लिए बनेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए बन जाएगा। तो धारा 43(13) क्या कहती है कि अध्यक्ष का पद रिक्त होने चुनाव करवाए जाएंगे, तो वो कितने समय में कराए जाएंगे? 6 महीने में करवाए जाएंगे। और जो शेष अवधि है उसके लिए ही जो व्यक्ति निर्वाचित होगा। ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि चुनाव करवाए, राज्य सरकार को कुछ पावर दे रही कि राज्य सरकार अपरिहार्य कारणों से 3 मास तक और बढ़ा सकती है। यानी 6+3 अधिकतम खाली रह सकता है, 9 माह तक पद खाली रह सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 43 की 13 नंबर जो धारा है वो कहती है कि राज्य अध्यक्ष का पद खाली हो जाने पर चुनाव जो है वो कितने समय में करवाएंगे? भाई 6 महीने में करवाएंगे। और 6 महीने में नहीं करवा सके तो फिर क्या करेंगे? 3 महीने और बढ़ा देगी राज्य सरकार। और जो नया बढ़ेगा वो कितने समय रहेगा? तो नया बना वो सिर्फ के लिए रहेगा, ज्यादा वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है धारा 43 का 14 नंबर कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो नाम है वो राजपत्र में कहा था। इस एक्ट के तहत कोई भी काम विदाउट नोटिफिकेशन के नहीं होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो नाम होंगे वो कहाँ प्रकाशित किए जाएंगे? राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, और 15 नंबर कहता है अध्यक्ष जो है उसको क्या मिलेगा? मासिक भत्ता मिलेगा। और कहां से मिलेगा? नगर पालिका निधि से मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि सिर्फ किसको मिलेगा? अध्यक्ष को। ठीक है, और जो आपके सदस्य प्लस उपाध्यक्ष पता जो है
नहीं मिलेगा, उनको मासिक भत्ता नहीं मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? उनको बैठक भत्ता मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? तो उनको बैठक भत्ता, जो मीटिंग होगी ना, निर्धारित राशि है वो मिलेगी। जबकि अध्यक्ष जो होगा उसको नगर पालिका निधि से क्या दिया, बता दिया जाएगा, जो सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 43। 3 धाराएं जो आपने देख ली, 41, 42 और 43। 41, 42 और 43। ठीक है, अब 44 पे चलते हैं। 43 का भी पढ़ी थी, 44 क्या करेगी? धारा 44 में क्या लिखा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा ना, उसके विधि मान्यता क्या है कि ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, धारा 30 में बताया हमने, 30, 31 और 32, ये 3 धाराएं हमने पहले पढ़ी थी। ये 3 धाराएं हमने पहले पढ़ी थी, और ये तीनों धाराएं किससे संबंधित थी? न्यायालय से संबंधित थी। ठीक है, न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित थी। ठीक है, 31 थी, वो थी आपकी निर्वाचन याचिका। 29 क्या थी? निर्वाचन याचिका। और 32 आपकी थी, वो थी अपील। अगर आपको याद हो पिछली धाराएं, तो आप देख सकते हैं कि ये मेंबर के मामले में सब 3 धाराएं पढ़ी थी। ठीक है, एक बार ये सदस्यों के मामले में थी कि निर्वाचन संबंधी किसी भी मामले में जो है, धारा 30 में लिखा था, किसी न्यायालय को जो है वो कोई भी अधिकारिता नहीं होगी, प्रसंज्ञान नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक स्थिति में कर सकता है, जब उसमें निर्वाचन याचिका लगी। ठीक है, और निर्वाचन याचिका को हमने डिफाइन किया था धारा 31 में, और 31 में हमने कहा था कि निर्वाचन याचिका हमने कहा था कि लगाई जाएगी जिला न्यायाधीश के पास। हमने कहा था जिला न्यायाधीश के पास लगाई जाएगी। कितने दिन में लगाई जाएगी? तो ये था 30 दिन की प्रावधान था। कितने दिन का प्रावधान था? 30 दिन का प्रावधान था। और फिर 31 में ये होगी, फिर 32 में हमने बात की थी कि इसकी जो अपील है वो कहाँ की जाएगी? तो अपील हाई कोर्ट में की जाएगी, 30 दिन में की जाएगी। और ये जो हाई कोर्ट है वो 90 दिन में क्या करेगा? निपटा। बस यही चीज हमने पढ़ी थी पहले, ये हमने पढ़ी थी पहले। ठीक है, यही चीज आपके यहाँ आ गई जमात। ये किसके लिए पढ़ी थी? सदस्यों के लिए पढ़ी थी। ये यहाँ पे आ गई अध्यक्ष के लिए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की बात वही करा है कि कहाँ की जाएगी कि क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जो जिला न्यायाधीश हैं उनको प्रस्तुत याचिका के सिवा प्रश्नविधि नहीं की जाएगी। यानी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है उससे संबंधित अगर कोई बात आती है तो न्यायालय खुद कुछ नहीं करेगा। अगर वहां कोई निर्वाचन याचिका लगाई जाएगी तो वो किसके लिए लगाई जाएगी? तो वो लगाई जाएगी आपको जिला न्यायाधीश, जैसे अपने 31 में लगाई। किसके लिए पास लगाई जाएगी? जिला न्यायाधीश के पास लगाई जाएगी। और जिला न्यायाधीश लेखबद्ध कारणों के साथ, जिला न्यायाधीश को लगता है तो लेखबद्ध कारणों के साथ वो न्यायालय को सुनवाई के लिए हस्तांतरित कर पाएगा। यानी डायरेक्ट आप जो है वो अधीनस्थ न्यायालय में नहीं लगेगी। इसके लिए याचिका लगेगी, वो कहाँ लगेगी? धारा 44 क्या कर रही है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है उसकी विधि मान्यता के लिए उसको याचिका लगानी है, तो वो कहाँ लगेगी? भाई वो याचिका लगेगी आपके जिला न्यायाधीश में। और जिला न्यायाधीश को लगता है उसके पास काम ज्यादा है तो वो उसको कहाँ स्थानांतरित कर सकता है? वो स्थानांतरित कर सकता है कहाँ पे? अधीनस्थ न्यायालय को कर सकता है लेखबद्ध कारणों। ठीक है, अब 44 में क्या कह रहा है? याचिका किसी उम्मीदवार द्वारा जो है वो लगाई जाएगी। अब वो कौन सा आदमी होगा जिसका नामांकन रद्द हो गया? ठीक है, जिसको जो पराजित हुआ है। ठीक है, और कितने समय में लगाई जाएगी? 1 महीने में। वो जो वही 30 वाली बात है वापस आ गई कि कितने समय में लगाई जाएगी? 1 महीने में लगाई जाएगी। और सबसे मेन क्या होगी? यहाँ निक्षेप भी होगा, यहाँ सिक्योरिटी राशि भी होगी।
कितनी होगी, 1,000 रुपए के निक्षेप के साथ प्रस्तुत करनी होगी। तो 44 में ये बात कहता है कि आपको जो याचिका लगानी है वो जिला न्यायालय में लगाओ, 1,000 रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर 44(4) आपको कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये याचिका सारीन पाई जाती है तो जो निक्षेप की राशि है वो कहाँ हो जाएगी, राज्य सरकार में संप्रहत हो जाएगी, यानी राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छी तरह से समझते हैं। 1244 1244 क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता, ठीक है। अब इसकी विधि मान्यता की हमने बात कर ली, तो सबसे पहले तो भाई इसको कैसे, निर्वाचन याचिका के माध्यम से, कैसे, निर्वाचन याचिका, ठीक है। निर्वाचन याचिका के माध्यम से किया जा सकता है। अब निर्वाचन याचिका कहाँ लगाओगे, तो मीडिया के पास, कहाँ लगाएंगे, जिला न्यायाधीश के पास लगाएंगे निर्वाचन याचिका। अब जिला न्यायाधीश क्या करता है, जिला न्यायाधीश अगर चाहता है तो जिला न्यायाधीश उसको क्या करता है, आपके लेखबद्ध कारणों से, लेखबद्ध कारणों से क्या करेगा, अधीनस्थ को हस्तांतरित कर सकता है, अधीनस्थ को हस्तांतरित करेगा, कर सकता है। ये देखो सीधी सी बात है कि जिला न्यायाधीश के पास काम दिया जाए या कोई भी कारण, वो राइटिंग में देखिएगा उसको, और वो कहाँ पे कर देगा, उसके जो सबॉर्डिनेट जो न्यायालय है उनको हस्तांतरित कर सकता है, वो उसकी जांच कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो लगाई जाएगी, ये जो रिट की जिसकी हम बात कर रहे हैं जिला न्यायालय के पास जाएगी, वो कितने दिन में जाएगी, कितने दिन की होगी, तो हम कह सकते हैं भाई ये कितने दिन में लगाओगे, 30 दिन में लगाओगे, कितने दिन में लगाओगे, 30 दिन में लगानी पड़ेगी। तो उसके साथ पैसे 1,000 रुपए, 1,000 रुपए के साथ जो है करनी पड़ेगी, 1,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में लगेंगे। और अगर याचिका क्या पाई जाती है, सारहीन, अगर याचिका को सारहीन पाया जाता है तो ये 1,000 रुपए की राशि है वो किस में चली जाएगी भाई, ये राज्य सरकार में चली जाएगी। बस यही तो आपकी धारा 44 कह रही, ये राशि कहाँ चली जाएगी, राज्य सरकार में चली जाएगी। छोटी सी चीज है, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा उसके लिए याचिका कहाँ लगेगी, तो जिला न्यायालय में लगेगी, 1,000 रुपए राशि के साथ लगेगी। पराजित उम्मीदवार लगा सकता है, 30 दिन में लगाएगा, ठीक है। और अगर जिला न्यायाधीश को लगता है तो वो अपने अधीनस्थ को भी उसको हस्तांतरित कर सकता है। बस नेक्स्ट में चलता है 45, धारा 45 में देखो नगर पालिका के कृत्य है, नगर पालिका के कृत्य कार्य, क्या है, कार्य। अब देखो नगर पालिका का इतने काम होते हैं, अगर हम उनको याद करने बैठ जाएंगे तो वही याद नहीं होगी। तो यहाँ आपको कॉमन सेंस यूज करना है, जो काम नगर पालिका करती है अपने को याद रखना है। कोई सफाई भी करेगी, कुत्तों को भी पकड़ेगी, निर्माण कार्य भी करेगी, परिसंपत्ति निर्धारण भी करेगी, सारे काम, जन्म मृत्यु पंजीकरण वगैरह सब, विवाह पंजीकरण, सारे काम जो है वो कौन करती है, नगर पालिका करती है। तो 3 प्रकार के नगर पालिका के कृत्य यहाँ पे आपके पास आएंगे, वो तीनों नगर पालिका के कृत्य आपको याद रखना है। धारा 45, 46 और 47, 3 जो है ना आप याद रखने, 45, 46 और 47। 45 में क्या है, 45 में क्या है, मुख्य नगर पालिका कृत्य, मुख्य नगर पालिका, ठीक है। 46 में अन्य नगर पालिका कृत्य,
46 में अन्य नगर पालिका कृत्य और 47 में है समनुदेशित समनुदेशित कृत्य समनुदेशित कृत्य। ठीक है, तो 3 प्रकार के काम नगर पालिका के दिए जाएंगे। आपको यहाँ सिर्फ धाराएं याद रखनी है, आपको काम कोई नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि बहुत सारे हैं। तो पहला मुख्य नगर पालिका कृत्य कहाँ पे है? तो मुख्य नगर पालिका कृत्य कितने में? 46 में। तीसरा समनुदेशित कृत्य कहाँ पे करते हैं? आपके 47 में। और समनुदेशित का मतलब आप सीधा अगर याद रख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित, जब वो करते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा क्या है, कहते हैं कि तो आपको ये काम करना है। राज्य सरकार ने कोई काम कर दिया, दे दिया ना, तो वो हो गए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्य। ठीक है, उनको कहते हैं समनुदेशित। तो वो कहाँ पे प्रावधान है? धारा 47 में। तो हमें 50 तक पढ़ना है। एक बार हम 3 धाराओं को लिख देते हैं ताकि आपको पूरी 5 धाराएं तो एकदम से, 6 धाराएं तो एकदम से याद हो जाए। तो 48 में क्या है? नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्येक, ठीक है। 49 में क्या है? आपके ईओ के कार्य या ईओ के कृत्य। और 50 में आपके है भाई चार्ज सौंपना, चार्ज सौंपना, चार्ज का काम। देखो 48 में जो मैंने लिखा ना, नगर पालिका के अध्यक्ष के कार्य या नगर पालिका के अध्यक्ष से तात्पर्य जो है वो तीनों का है। अगर आपको पूछा जाता है कि नगर पालिका बोर्ड द्वारा भी उल्लेखित है तो 48 में है। अगर आपको पूछा जाता है कि नगर निगम के किस में है तो भी 48 में है। अगर आपको पूछा जाता है नगर परिषद के किस में है, सभापति के, तो भी 48 में है। तो यहाँ पर 3, इसका मतलब तीनों है, अध्यक्ष का मतलब तीनों से है। 50 में है ईओ के कार्य कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है उसके क्या क्या काम होते हैं। और 50 में है चार्ज हस्तांतरण। ठीक है, तो एक बार हम जो ना शॉर्ट में इन सबको याद कर लीजिए आप। ये 5-6 धाराएं एक साथ याद हो जाएंगे आपको। और अब हम जो है डिटेल में इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कर लिए 45(2) क्या कहती है? प्रबंधकीय, तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता के कारण किसी कृत्य की पालना स्थगित करने का निश्चय कर सकेगी। अगर नगर पालिका को कोई कार्य है नगर पालिका का, लेकिन उसके पास प्रबंध की क्षमता नहीं है, कोई तकनीकी क्षमता नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो काम कहाँ से? काम नगर पालिका तक करेगी जब उसके पास पैसे होंगे। ठीक है, तो पैसे नहीं है तो काम कहाँ से करेगी? तो ये जो कारण बताए गए 45, इन कारणों के कारण नगर पालिका जो है वो अपने मुख्य नगर पालिका कृत्य जो है उनको स्थगित कर सकेगी। उसको पावर होगा कि ये हम बाद में करेंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हमारे पास तकनीकी क्षमता नहीं है, अभी हमारे पास प्रबंधकीय क्षमता नहीं है या संगठनात्मक क्षमता नहीं है। ठीक है, तो वहां आप कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि आपको ये कार्य आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यानी 45(3) कह रहा है कि राज्य सरकार किसी कृत्य की पालना जिसे स्थगित किया है करने का निर्देश दे सकती है। लेकिन देखिए 45(2) में है ना, राज्य सरकार चाहे तो वो काम करने की, और ये जो काम होगा ना, जो आपको निर्देश राज्य सरकार से मिला है वो क्या होगा? आबद्ध कर होगा। तो क्या होगा? आबद्ध कर होगा, यानी वो आपको बाध्य होगा, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य नगर पालिका कृत्य। अगला 46 अन्य नगर पालिका कृत्य हमने बात करी। अब अन्य नगर पालिका कृत्य काफी है, उसमें आप 5 प्रकार है। अन्य नगर पालिका कृत्य के 5 अलग अलग प्रकार है, पांचों प्रकार याद रखिए। पहला क्या है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करना, जैसे पेड़ लगाना, ग्रीन लाइनें विकसित करना। ठीक है, दूसरा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में। तीसरा संस्कृति के क्षेत्र में। चौथा लोक कल्याण और 5वां सामुदायिक संबंध। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऑप्शन में आ सकते हैं। याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं। पहला पर्यावरण हो गया, दूसरा स्वास्थ्य हो गया, तीसरा शिक्षा हो गया
और कल्याण हो गया, और पांचवा आपका सामुदायिक संबंध हो गया। एक बार फिर से देखिए, पहला पर्यावरण हो गया, दूसरा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गया, तीसरा शिक्षा और संस्कृति हो गया, कल्याण हो गया, और पांचवा हो गया आपका सामुदायिक समूह। तो ये जो है ना वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो धारा 46 याद रखें, 46 में अन्य नगर पालिक कृत्य, और ये जो है वो किस पे प्रभार होंगे, निधि, यानी नगर पालिका की जो निधि होगी ना उसी से खर्चा किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात। अब 47 में क्या है, सर अभी मैंने आपको भी बताया था कि कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार भी ऑर्डर कर सकती है कि तुम्हें ये करना है। तो ऐसे काम सरकार किन्हीं कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा कर सकती है। सरकार कुछ कामों की अपेक्षा कर सकती है कि ये काम नगर पालिका अनुदेशित कृत्य हो गए, यानी 45 में मुख्य नगर पालिक कृत्य, 46 में अन्य नगर पालिक कृत्य, और 47 में हो गए सरकार द्वारा समुदेशित नगर पालिक कृत्य। ये तीन कृत्य याद हो गया आपको, ये तीन प्रकार के काम हो गए। अब धारा 48, धारा 48, अब आपको यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप बताओ कि नगर पालिका दिया नगर पालिका की के कृत्यों से संबंधित कौन सी धारा नहीं है। तो 45, 46, 47, 48 चार धाराएं कंटिन्यू कर दी। तो आपको ध्यान रखना है कि 45, 46 और 47 तो है, क्यों है, 45 में मुख्य नगर पालिका करते, 46 में जो है वो अन्य है, और 47 में क्या सरकार द्वारा समुदेशित है। लेकिन 48 नहीं है, क्यों नहीं है, 48 में अध्यक्ष के काम है, अध्यक्ष के कृत्य हैं। तो देखो क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो काम है ना क्या करेगा, तो सीधी सी बात है, अध्यक्ष जी क्या करेंगे, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। तो नाम ही अध्यक्ष है, तो सारी जितनी भी बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता करेगा, उनका आयोजन और उनका कार्य संचालन का विनिमय जो करना है, उनके कार्य संचालन को विनियमित करेगा। भाई जितनी भी मीटिंग्स होंगी, सारी मीटिंग्स की अध्यक्षता अगर अध्यक्ष उपलब्ध है तो अध्यक्ष करेगा, कार्य संचालन अध्यक्ष करेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका आयोजन भी जो है वो किसके ऑर्डर से होगा, अध्यक्ष के आदेश से होगा, ठीक है। फिर वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखेगा, यानी वित्तीय और कार्यपालक जो प्रशासन है उसकी निगरानी करने का कार्य, जैसे चेक जारी करना, अपने फंड जारी करना, किसी काम की स्वीकृतियां जारी करना, ये सारे काम जो है वो किसके हस्ताक्षर से होंगे, अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर से होंगे। तो यहाँ हम अध्यक्ष का पढ़ रहे हैं, तो ये अध्यक्ष का एक काम हो गया, ठीक है। वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी, इसके तहत अधिनियम के तहत अधिरोपित करते हुए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, और इस अधिनियम के कर्तव्य और शक्तियों वो उनका निर्वहन करेगा। फिर उसके बाद में अन्य कार्यपालिक करते, अन्य कोई कार्यपालिक करते उसको दिया जाता है तो उसका निर्वहन करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक से चीजें होगी कि भाई वो मीटिंग देखेगा, तो वो चेक जारी करेगा, अन्य कोई काम उसको दिया जाता है तो वो हमें याद रखनी है, वो क्या है, ये वाली। इसमें क्या है आपके कि जैसे मान लीजिए आपको क्या दिया गया कि एक कोई प्रस्ताव है, एक कोई संकल्प है जो नगर पालिका के द्वारा है, वो ऐसा दिया गया जो नगर पालिका के हितों के विरुद्ध है। जो किसके हितों के विरुद्ध है, हेतु के विरुद्ध है या इस नियम के विपरीत है। दो चीजें हैं यहाँ पे, नगर पालिका ये कोई संकल्प है, एक संकल्प है जो किसने दिया है, या तो किसी के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है। अब उस प्रस्ताव में क्या था कि नगर पालिका के हितों के विरुद्ध है, एनपी के हितों के विरुद्ध है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज क्या है, या तो नगर पालिका के हितों के विरुद्ध या नियमों के खिलाफ है, या नियमों के विरुद्ध है। फिर दो चीजें होगी, या तो नगर पालिका के खिलाफ हो गया या नियमों के विरुद्ध हो गया। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष क्या करेगा, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष जो है ये जो संकल्प होगा टिप्पणी करेगा, अपनी टिप्पणी जो है
वो प्रश्नांकित करेगा और टिप्पणी करके अपनी जो राय है अब लिख कर राज्य सरकार को भेजेगा। अपनी राय किसको भेजेगा, यहाँ से टिप्पणी करके, और टिप्पणी किसको भेजेगा, सरकार को भेजेगा। और सरकार जो है वो उस पर विनिश्चय करेगी, उस पर जो है कोई निर्णय करेगी, और निर्णय करने के बाद सरकार उसका प्रत्युत्तर देगी। और सरकार का जो निर्णय आएगा वो नगर पालिका पे क्या होगा, बाध्यकर होगा, नगर पालिका को वो मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रपोजल जो है अगर वो गलत है तो उस गलत प्रपोजल के ऊपर टिप्पणी करेगा अध्यक्ष और वो राज्य सरकार को भेजेगा। जब तक राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक वो संकल्प, वो प्रस्ताव जो है वो लागू नहीं होगा। यानी एज इट इज वो जैसे था वैसे को वैसे ही पड़ा रहेगा। ये एक विशेष मोस्ट वो किसके पास होगी, कार्यपालक सॉरी अपने अध्यक्ष के पास। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उपाध्यक्ष एक जो मेंबर होता है, तो अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष है वो सारे काम करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सारे काम करेगा, बाकी वो एज ए मेंबर रहेगा। लिखा है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की छुट्टियों या अनुपस्थिति में उस करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उपाध्यक्ष के पास में कोई विशेष शक्तियां नहीं होती है, सिर्फ वो एज ए मेंबर होता है, एज ए सदस्य होता है। और जब अध्यक्ष अनुपस्थित है उस समय वो जो है वो अध्यक्ष की सारी शक्ति वो भी करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 48 में अध्यक्ष के कृत्य थे, 48 में उपाध्यक्ष के कृत्य थे। ठीक है, अब आते हैं 49 आप वाले कामों पे आते हैं। ये काफी बड़े काम है। मुख्य नगरपालिका के कृत्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां। जो ईओ होता है ना उसके पास कौन कौन से पावर्स होते हैं ये आपको विशेष तौर से देखना है, क्योंकि कल जब आप ईओ बन जाओगे तो उसके बाद में आपको जो है तो वो यही काम करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले तो अभिलेखों का रख रखाव, भाई यहाँ वहां जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स की रख रखाव की जिम्मेदारी ईओ की है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भी है। तो सारे कागज संभाल के रखना। आदेश यदि अधिनियम के विपरीत है, देखो वही अध्यक्ष वाली जो चीज जो हमने बात करी थी ना वो अध्यक्ष वाली चीज यहाँ आ गई कि कोई भी ऐसा संकल्प है चाहे वो नगर पालिका का है या नगर पालिका की किसी समिति का है, वो क्या है या तो नगर पालिका के हितों के विरुद्ध है या फिर नगर पालिका नियमों के विरुद्ध है, तो ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी नियम अनुसार उनको सलाह देगा। सबसे पहले उनको समझाएगा, जब कोई अगर मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर रहा है तो उनको समझाएगा तुम गलत कर रहे हो, सही नहीं है। ठीक है, पहली चीज। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो कार्रवाई अभिलिखित करेगा। उस कार्रवाई जो नोटिंग चल रही है उसमें लिखेगा कि भाई मैंने इनको ये सलाह दी है, ये जो नियम है ना, ये जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं इसमें मैंने इनको ये सलाह दी है। उस लिखने के बाद में उस जो वहां पे जो गलत किया जा रहा है उसकी उस पर टिप्पणी करेगा और टिप्पणी करके राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को भेजेगा। यहाँ समय दिया गया, तो ध्यान रखना है कि कोई गलत अगर प्रस्ताव पारित हो रहा है तो पहले तो उनको फिर भी नहीं माने तो उस मीटिंग में लिखवाएगा उस चीज को, लिखो इसको ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, और उस पर टिप्पणी करके 7 दिन के अंदर राज्य सरकार के अधिकृत किसी अधिकारी को भेजेगा। ठीक है, अधिकारी का तो वो भेज देगा, उसके बाद में उसका काम हो गया पूरा, अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन धारा 3 क्या कहती है, 3 ये कहती है कि उपधारा 2 के तहत अगर उसने जानबूझकर उपेक्षा की है, उसको पता था ये गलत कर रहे हैं और बावजूद भी वो गलत उसको स्वीकार कर रहा है। ठीक है, वो उसमें सलाह नहीं दे रहा है, वो उसको लिखित नहीं कर रहा है, अधिकारी को नहीं भेज रहा है, तो उसको व्यक्ति से दोषी माना जाएगा। ध्यान रखना भाई, अगर आपने चेयरमैन का महापौर का साथ देने के चक्कर में जो है ये नहीं किया तो आपको व्यक्तिगत रूप से दोष, और जो नुकसान होगा उस नुकसान वसूली की जाएगी। भाई वही जो नुकसान उस नोट से हुआ था ना, जो उस प्रस्ताव से हुआ नगर पालिका को, उसकी वसूली आपसे की जाएगी, क्योंकि आपका कोई लेना देना नहीं था।
वो तो अध्यक्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। वो जो है वो निर्वाचित है 5 साल के लिए, आप परमानेंट हो, इसलिए आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब अधिकृत अधिकारी को भेज दिया था और 30 दिन के अंदर जो है उसका कोई जवाब नहीं आया, 30 दिन तक सरकार की तरफ से कोई आया, तो भले कुछ भी करे आपको कोई दायित्व नहीं है, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो इस पूरी कहानी को कि भाई 49 में क्या है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कर्तव्य। सबसे पहला काम तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि कोई मीटिंग हो रही है नगरपालिका की, उसकी कोई समिति की हो, तो उस मीटिंग के अंदर कोई ऐसा संकल्प पारित किया जा रहा है जो नगरपालिका के हितों के विरुद्ध, वो क्या है, इस नियम के विरुद्ध है, तो मुख्य सलाह देगा। सलाह के बाद में वो क्या करेगा, उसमें नोट करेगा, नोट डालेगा कि मैंने ये सलाह दी है, और फिर उसकी टिप्पणी बनाकर राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी को भेजेगा। और कितने दिन में भेजेगा, तो 7 दिन में भेज देगा। कितने दिन में भेजेगा, 7 दिन में भेज देगा। ये पूरा काम। अगर आपने यहाँ गलती की तो आपकी धारा 49(3) कह रही है कि अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो क्या हो जाएगा कि जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई आप मुख्य नगरपालिका अधिकारी से व्यक्ति से की जाएगी, सारे तनख्वाह में से कटेगी भाई। फिर 4 कह रही है कि आपने भेज दिया था तो 30 दिन तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया, तो बताने दो फिर अपने क्या गया। अपना काम तो क्या है, अपना काम सिर्फ उसके पास भेजना था। अब सरकार ने नहीं जवाब दिया तो हम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थोड़ी है। तो ये कह रहा है अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार जाने, उसका काम जाने, फिर आपकी वसूली नहीं होगी। तो ये 4 चीजें आ रही। हाँ, उसके बाद में 5वां काम, राज्य सरकार के आदेशों को अधिप्रमाणित करना और बिना अधिप्रमाणित के वैध नहीं होंगे। तो राज्य सरकार के जो आदेश होंगे नगरपालिका से संबंधित या नगरपालिका का कोई भी आदेश होगा उसको वो क्या करेगा, अधिप्रमाणित करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा। और अगर वो अधिप्रमाणित नहीं करता तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। 5 नंबर ये हो गया। 6 है कि राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए प्रशासनिक अत्यावश्यक शक्तियों का प्रयोग करेगा। राज्य सरकार द्वारा कोई प्रशासन से संबंधित जो है वो अत्यावश्यक प्रवृत्ति की कुछ शक्तियां सौंपी गई है, तो उस शक्तियों का प्रयोग भी जो है वो उसमें करेगा आपका। नगर पालिका की ओर से जारी समस्त पत्राचार मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर से होगा। भाई नगर पालिका के द्वारा जो भी लेटर जारी होगा उसके हस्ताक्षर और उसकी मोहर से होगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना ये अध्यक्ष से भी हो सकता है। जब आपको प्रश्न दिया जाएगा तो स्टेटमेंट दिया जाएगा कि मुख्य नगर पालिका से जारी समस्त पत्राचार, तो वो केवल मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर से ही प्रमाणित होगा। तो वो स्टेटमेंट अध्यक्ष से है तो अध्यक्ष से भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। फिर प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका समिति की कार्रवाई के उद्धरण प्रस्तुत करेगा। वो जो प्राधिकृत अधिकारी है सरकार के द्वारा जिसके पास उसको भेजा जा रहा है उसके लिए जो है नगर पालिका जो है वो वहां पे पेश करेगा और नगर पालिका की जो कार्रवाइयां हैं तो वो लिखित रूप में उनको पेश करेगा। ये भी आपका काम हो गया। फिर उसके बाद में आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। क्या करवाएगा, ऑडिट करवाएगा। और ऑडिट अनियमितता या त्रुटि पाई जाती है तो उसको ठीक करने के लिए प्रयास करेगा, उसको ठीक करने के कदम उठाएगा। मतलब सारी जिम्मेदारी जो है ना वो किसकी है, ईओ की है। नगर पालिका में पूरी जिम्मेदारी ईओ की है। फिर उसके बाद में धन संपत्ति के गबन की रिपोर्ट को करेगा। अगर ऑडिट में ऐसा पाया जाता है कि किसी प्रकार का धन या गबन हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी नगर पालिका की बैठक में करेगा। नगर पालिका द्वारा चाहे गए दस्तावेजों की प्रति तो वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी उनको प्रोवाइड करवाएगा। बैठक में विचाराधीन किसी विषय पर स्पष्टीकरण देना। बैठक में कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, कोई मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में कोई विषय चल रहा है तो अगर जरूरत है तो वहां पे क्या करेगा, स्पष्टीकरण देगा। वहां पे क्या आएगा, अपना स्पष्टीकरण देगा। भाई देखो ये एक्ट में ऐसे लिखा है, इसको आपको इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करने पर ये वैलिड होगा, अन्यथा ये वैलिड नहीं होगा। मैं इसमें टिप्पणी कर दूंगा, सरकार को भेजूंगा, सरकार जो कहेगी वो माना जाएगा।
ठीक है, इस तरह से उसको सलाह देगा, वो जो है दे सकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, मतदान नहीं करेंगे। अगर मतदान की स्थिति आती है तो जो नगर पालिका अधिकारी है वो मतदान करने के लिए वैलिड नहीं है, वो किसी प्रकार का वोट नहीं करेगा, वो सिर्फ निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य वो जाने, उनका काम जाने, उसका कोई लेना देना मतदान में नहीं। हाँ, वो मतदान करवाएगा लेकिन खुद का वोट नहीं होगा उसका। नगर पालन ये आवश्यक उपाय करेगा, वो ऐसे उपाय करेगा जिससे नगर पालिका के कार्य जो है वो तेज गति से पूरे हो सके, जो काम नगर पालिका ने शुरू किए वो तेज गति से पूरे हो सके। अधिनियम द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का पालन करना और इस अन्य कोई काम दिए गए तो उसका पालन करना। उसके साथ साथ अध्यक्ष के अध्यक्षण और नियंत्रण में रहते हुए, अध्यक्ष मेन चीज आपको ध्यान रखना है, किसके अध्यक्षण नियंत्रण में रहेगा, अध्यक्ष के नियंत्रण में रहते हुए अधिकारियों और सेवकों पर नियंत्रण, नगर पालिका के पूरे स्टाफ पर उसका नियंत्रण होगा, लेकिन खुद किसके अंडर में रहेगा, खुद अध्यक्ष के अधीक्षण और नियंत्रण में रहेगा, खुद अध्यक्ष के पास रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कर्तव्य। और अब आपके आखिरी धारावर्षीय 50 कार्यभार सौंपना। तो सबसे पहली चीज तो अगर ऐसा होता है, ट्रांसफर होता है अध्यक्ष का वगैरह जो भी है, ठीक है, हटता है तो 60 दिन के अंदर क्या कार्यभार ग्रहण कर लेगा नया आदमी, 60 दिन के अंदर अधिकतम। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नहीं तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, अगर अध्यक्ष हट रहा है तो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। अगर उपाध्यक्ष को नहीं देता है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सदस्य को, जैसे मालूम कार्यकाल खत्म हो, धारा 322 में क्या उठा था, प्रशासक, 322 में प्रशासक पढ़ा था तो उसको देगा, को देगा, ये उपाध्यक्ष को देगा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर उपाध्यक्ष जो है वो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष हटा तो अध्यक्ष को चार्ज देगा, सदस्य जो है वो अध्यक्ष को देंगे, और अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, तो ये तो आपस में किसको चार्ज देगा ये बात होगी। ये समय हो गया भाई 60 दिन में देना पड़ेगा। अब चीज यहाँ आती है कि विघटित या निष्क्रिय नगर पालिका में किसको चार्ज देगी, नवगठित नगर पालिका को चार्ज देगी। मान लीजिए किसी नगर पालिका का विघटन हो गया तो विघटन के तुरंत बाद नई नगर पालिका बनेगी तो उस नई नगर पालिका को ये चार्ज देंगे। या फिर धारा 322 के तहत जो प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे उस प्रशासक को देंगे। और सबसे मेन चीज क्या है, अगर चार्ज देने में कोई आनाकानी करता है या चार्ज नहीं देता है तो 60 दिन के बाद में आदमी अपने आप ही चार्ज ले लेगा और ये माना जाएगा कि उसने चार्ज दे दिया। मतलब जो है वो दादागिरी से कोई चार्ज पास नहीं रख सकता, तो अपने आप ही जो है हकदार स्वयं कार्यभार ग्रहण कर लेगा, कोई मनाही नहीं है उसके लिए। ठीक है, कोई मनाही नहीं है। तो ये आपका जो है वो पहला 3 से जो लेकर जो 50 तक जो थी अपनी वो पूरी हो गई है। आपके इस वीडियो के साथ ही जो है तो वो ये 50 तक के जो नोट्स है वो आपके टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। तो एक बार सभी से फिर रिक्वेस्ट है कि आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको नोट्स अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट में जो है वो हम 51 से लेकर 66 तक की जो धाराएं हैं वो पूरा एक ही चैप्टर है अपना, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।